हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलाउद्दीन खिलजी पार्ट 2। अलाउद्दीन खिलजी पे आज का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हम कर चुके हैं, ठीक है। और इस दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे खिलजी वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए विद्रोहों की। सारे विद्रोह जो हैं इसके शासन काल के 4-5 वर्षों में ही, पहले 4-5 वर्षों में ही हो जाते, इसलिए आज हम पहले ही विद्रोहों की चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। पहले वीडियो में हमने इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में और उसके अलावा सत्तारोहण और फिर हम राजत्व के सिद्धांत पे हमने बात की थी, उपाधियों की बात की थी, तो थोड़ा उसको रिवाइज भी कर लेंगे 4-5 मिनट में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके समय जो विद्रोह होते हैं, ठीक है, तो इसकी बात हम करेंगे। और इसमें जो नीति है, जिसने विद्रोहों की दमन के लिए इसने जो नीति अपनाई है, उस नीति का मैंने नाम दिया है गुशप्शा नीति। ये बताऊंगा, एक ट्रिक है जिससे कि आपको याद रहेगा, ठीक है। गुशप्शा नीति को इसके द्वारा नाम नहीं दिया गया है, ये नाम मैंने दिया है ताकि आपको एक ट्रिक के रूप में ये याद हो सके, ठीक है। गुशप्शा नीति क्या है इस पे मैं अभी चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैंने जब बताया था, शुरुआत की थी मेडिएवल हिस्ट्री की, यानी कि मेडिएवल हिस्ट्री की जब शुरुआत हुई तो मैंने ये बता दिया था, अर्ली मेडिएवल फेज के बाद की बात मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि सबसे पहले भारत में अगर 3 मुस्लिम अटैक जो होते हैं, सफल मुस्लिम अटैक, उसमें सबसे पहला मुस्लिम अटैक था किसका? मोहम्मद बिन कासिम का 712 एडी में। जल्दी जल्दी एक बार रिवाइज करते हैं, जो कि सिंध पे अटैक करता है, लेकिन भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती। ये अरबों की तरफ से मोहम्मद बिन कासिम आता है, ठीक है, अरबों का अटैक है। उसके बाद 2 तुर्क आक्रमण होते हैं। पहला तुर्क आक्रमण गजनी से होता है, जब मोहम्मद गजनवी भारत में आता है, ठीक है, और भारत में ये 17 रेड करता है, लेकिन इसका मकसद भारत की धन संपत्ति को लूटना, मंदिरों को लूटना था। भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना, इसका कोई मकसद, स्थापना करने की इसकी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए आता है, उसमें अपने मकसद में कामयाब होता है, अकूत धन संपत्ति ये लूटता है यहां से और वापस चला जाता है। लेकिन उसके बाद दूसरा तुर्क आक्रमण, देखिए, पहला अरबों का आक्रमण है, ठीक है, दूसरा तुर्क आक्रमण है, किसका? मोहम्मद गजनवी का, होता है अफगानिस्तान से। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, होता है अफगानिस्तान से, ठीक है। तुर्कों ने अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाई हुई है, ठीक है। और यहां पर देखिए, पहला अरबों का इन्वेजन, मोहम्मद बिन कासिम आता है, सिंध पर अटैक करता है, भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती। उसके बाद 2 तुर्क आक्रमण, जिसमें से पहला तुर्क आक्रमण और दूसरा मुस्लिम आक्रमण, मोहम्मद गजनवी का, भारत आता है, मंदिरों को लूटता है, वापस जाता है। मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं हो पाती, क्योंकि इसकी मंशा भी नहीं है सत्ता की स्थापना करना, धन संपत्ति लूटना इसकी मंशा थी, जिसमें यह कामयाब होता है। उसके बाद फिर गोर साम्राज्य का उदय होता है। गोर साम्राज्य में ही जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है, ठीक है, तो ये गजनी भी जो है, देखिए, ये गजनी है, ये गोर है, तो मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय ये गजनी भी गोर साम्राज्य का ही हिस्सा है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी जब आएगा, तीसरा मुस्लिम आक्रमण और दूसरा तुर्क आक्रमण, ठीक है, मोहम्मद गोरी जब आता है, ठीक है, और उसके बाद मोहम्मद गोरी के आने के बाद भारत में राजपूतों की हार होती है और उसके बाद भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाएगी दिल्ली सल्तनत के रूप में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत के पहले वंश गुलाम वंश की स्थापना की जाएगी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो मोहम्मद गोरी का ही एक प्रिय स्लेव था, ठीक है, और भारतीय अभियानों में उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। अब देखिए, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हो जाएगी दिल्ली सल्तनत के पहले वंश के रूप में, ठीक है। उसके बाद गुलाम वंश के बाद मैंने बताया था आपको कि 5 वंश आपको दिल्ली सल्तनत में देखने के लिए मिलते हैं। पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा वंश खिलजी वंश, तीसरा वंश तुगलक वंश, चौथा वंश सैयद वंश और 5वां वंश लोदी वंश। और लोदियों की हार के बाद इब्राहिम लोदी, जो अंतिम शासक है लोदी वंश का, 1526 ईस्वी में बाबर आएगा और इब्राहिम लोदी को हराकर पानीपत की पहली लड़ाई में, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हो जाएगी। तो हमने गुलाम वंश,
मोहम्मद गोरी के आक्रमण के बाद जो पहला वंश था दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश, उसको डिटेल पढ़ लिया था। उसके बाद हम खिलजी वंश में आ गए थे, ठीक है। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। उसके बारे में हमने पूरा डिटेल वीडियो किया था। उसके बाद हम आ गए थे खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी पे, और ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है खिलजी वंश का। इसके बाद, क्योंकि देखिए खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश आपको गुलाम वंश की जो समाप्ति होगी वो 1290 एडी में हो जाएगी, 1290 एडी में। 1290 एडी में जलालुद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश की स्थापना कर देगा, और वो 1296 तक रहेगा, 1296 एडी तक, ठीक है। और 1296 एडी में उसी का नेफ्यू, भतीजा और उसका दामाद भी है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो संस्थापक है खिलजी वंश का, उसकी हत्या ये करेगा, उसी का भतीजा, और सत्ता पे आ जाएगा, ठीक है। 1296 से 1316 एडी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहेगा। और समझिए कि 1290 से खिलजी वंश की शुरुआत होती है, जलालुद्दीन खिलजी फाउंड करता है, स्थापना करता है, और 1320 में खत्म भी हो जाता है ये खिलजी वंश। यानी कि कितना महत्वपूर्ण शासक है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए 1296 से शुरू होता है इसका कार्यकाल और 1316 तक चलता है। ये दूसरा शासक है खिलजी वंश का, और 1320 एडी में खत्म भी हो जाएगा। इट मींस कि सबसे ज्यादा शासनकाल इसका रहा और सबसे महत्वपूर्ण शासनकाल भी रहा, ठीक है। तो अब तक हमने पिछले वीडियो में जो देखा था वो हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, प्रारंभिक जीवन के बारे में बताया था, किस तरह से वो आता है, और जलालुद्दीन अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो कि खिलजी वंश का फाउंडर है, उसके समय अपने करियर की शुरुआत करता है, फिर उसकी हत्या करता है ये, और सत्ता पे आ जाता है, दिल्ली की सत्ता पे। ये सब हमने बात कर लिया था डिटेल में, आप पीछे के वीडियो को देखिएगा, ठीक है। देखिए कुछ बातें थी, मैंने ये बताया था कि इसकी तुलना लुई 14 LOUIS इंग्लिश में लिखते हैं, लुई 14 फ्रांस का जो शासक था उससे की जाती है। साथ ही फ्रेडरिक महान जो पर्सिया यानी कि आधुनिक ईरान है, ठीक है, देखिए मैंने पिछले वीडियो में भी, ये प्रशिया है ना कि पर्सिया है। पर्सिया जो है वो पुराना नाम है जो अभी ईरान है, और इसी के इंप्रेशन में मैंने पिछले वीडियो में भी शायद प्रशिया को पर्सिया बोल दिया है। नहीं, ये प्रशिया जर्मनी का स्टेट है, ठीक है, यूरोप में जो जर्मनी है उसका स्टेट है, तो इसको सुधार लीजिएगा। नाम यही लिखा था मैंने, फ्रेडरिक द ग्रेट या फ्रेडरिक महान आप कहिए। ये प्रशिया जो कि जर्मन स्टेट है, यहां पर लिख देता हूं मैं, जर्मनी में है ये, ठीक है, ये जर्मनी में है, जर्मनी में, यूरोप में। तो इन दोनों से तुलना की जाती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने आपको इसके कुछ उपाधियों के बारे में भी बताया था। तो अलाउद्दीन खिलजी की कुछ उपाधियां थी, खासकर महत्वपूर्ण उपाधियां। आप अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर द्वितीय कहें, सिकंदर सेकंड, क्योंकि इसने विश्व विजय का भी सपना देखा था, इसके मन में आया था। सिकंदर ए सानी, सानी का मतलब ही दूसरा होता है, यानी दूसरा सिकंदर, सिकंदर ए सानी या सिकंदर सेकंड या सिकंदर द्वितीय इसकी उपाधि थी। इसके अलावा अमीर खुसरो ने इसको 2-3 उपाधियां दी, जैसे विश्व का सुल्तान, मैंने सारा लिखवा दिया है पिछले वीडियो में, विश्व का सुल्तान, विश्व विजेता, युग का सुल्तान, विश्व विजेता, युग का सुल्तान, ठीक है, विश्व विजेता, ये सब जो दिया है टाइटल या उपाधि वो दिया था अमीर खुसरो ने। देखिए अमीर खुसरो और अमीर हसन दो ऐसे पर्शियन पोएट थे जिसको अलाउद्दीन खिलजी के समय संरक्षण मिला था, और उन दोनों को बलबन के समय भी संरक्षण मिला था, और उनका करियर स्टार्ट हुआ था अमीर खुसरो का और अमीर हसन का। मैंने बताया है जब बलबन पढ़ा रहा था उस समय कि बलबन का जो बड़ा बेटा था प्रिंस मोहम्मद, कहीं कहीं प्रिंस महमूद भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो उसी के देखरेख में इन दोनों का करियर शुरू हुआ था। लेकिन अमीर खुसरो और अमीर हसन दोनों को अलाउद्दीन खिलजी का भी संरक्षण मिला था, तो अमीर खुसरो ने ही उपाधि दी थी विश्व का सुल्तान, युग का सुल्तान, विश्व विजेता। तो कहीं पूछा जाए कि ये किसकी उपाधि है तो अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है, तो ये आप याद रखिएगा। सिकंदर ए सानी अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर द्वितीय अलाउद्दीन खिलजी, या अलेक्जेंडर सेकेंड, सिकंदर को अलेक्जेंडर भी कहते हैं, ये भी आ सकता है अंग्रेजी में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा खलीफा का नायक, ठीक है, ये भी इसकी उपाधि थी। इसके अलावा यामीन अल खिलाफत या यामीन उल खिलाफत और
नासिरी, अमीन उल मोमिनीन, ये सारा लिखवा दिया है, ये सारे टाइटल थे। ठीक है, तो इन उपाधियों को भी आप याद रखिएगा, मैंने बता दिया है एक बार रिवाइज करने के ख्याल से, पिछले वीडियो में सारा लिखवाया था। उसके अलावा हमने राजत्व के सिद्धांत पे चर्चा की थी। तो राजत्व का सिद्धांत देखिए, इसकी निरंकुशता पे, डेस्पोटिज्म पे आधारित था, तानाशाही पे आधारित था। लेकिन देखिए यहां पे मैंने बताया था निरंकुश बलबन भी था, तो यहां पे सिमिलरिटी है, बलबन भी निरंकुशता में विश्वास रखता था, ये भी निरंकुशता में विश्वास रखता था। लेकिन बलबन अपने आप को जिल्ले इलाही कहता था, थोड़ा सा अंतर करके भी पढ़ते हैं, अपने आप को जिल्ले इलाही यानी कि शैडो ऑफ गॉड, ईश्वर की छाया, वो अपने आप को नियाबते खुदाई कहता था, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ईश्वर का प्रतिनिधि, और कहता था कि पैगंबर के बाद सुल्तान का स्थान है। लेकिन देखिए इसके निरंकुशता में क्या है और इसके राजत्व का सिद्धांत यानी कि थियरी ऑफ किंगशिप अगर इंग्लिश में कहें, तो ये निरंकुश तो था बलबन की तरह, लेकिन ये सुल्तान की सत्ता को ही सर्वोपरि मानता था। ये कहता है कि सत्ता जो है वो शक्ति से आती है, ताकत से आती है। देखिए यहां पे इसको जरूर ध्यान रखिएगा, एक बार फिर हम रिवाइज कर रहे हैं इसको जल्दी जल्दी। ताकत, शक्ति, पावर, ना कि ईश्वर की कृपा से, गॉड की कृपा से भी नहीं, मैंने क्रॉस किया हुआ है, नहीं, ना ही जनता की इच्छा से यानी कि पब्लिक के विल से भी नहीं, पब्लिक की इच्छा से भी, ना ही उलीमाओं यानी मुस्लिम धर्म गुरुओं के सहयोग से, ये किसी से सत्ता नहीं आती, सत्ता ताकत से आती है। जितने दिन सुल्तान के पास, आपके पास ताकत है, शक्ति है, आप सत्ता में बने रहेंगे, जिस दिन शक्ति खत्म उस दिन आपकी सत्ता खत्म। तो राजत्व के पहले सिद्धांत में इसने ये कहा। फिर उसके बाद उसने ये कहा कि किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये पूछ देता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सवाल भी बनता है यहां से, किसका कथन है, यानी कि सुल्तान का, शासक का कोई संबंध ही नहीं होता, किंगशिप नोज नो किंगशिप, ये इसके राजत्व का देखिए निरंकुशता में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या कहता है, सुल्तान की इच्छा ही लॉ है, कानून है। सुल्तान्स विल इज लॉ, सुल्तान की इच्छा ही कानून है, और इसीलिए यही बात ये दोनों भी मानते थे, लुई 14 हो फ्रांस का या प्रसिया जो कि एक जर्मन स्टेट था, उसका फ्रेडरिक महान जो है, दोनों का व्यू भी यही था सत्ता को लेकर। इसलिए इसकी तुलना लुई 14 फ्रांस या फ्रेडरिक महान पर्सिया जर्मनी से की जाती है। लेकिन सवाल आपको यही से आता है, कई बार आ चुका है कि इसकी तुलना अलाउद्दीन खिलजी की किससे की जाती है, तो लुई 14 फ्रांस से, यही सवाल आता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए इसने सत्ता में मतलब शासन में, राजनीति में से धर्म को अलग रखा, पृथकीकरण किसका किया इसने, धर्म का और राजनीति का, सेपरेशन यानी पृथकीकरण, अलग अलग कर दिया, धर्म को अलग रखा राजनीति से। इसका मानना था कि शरीयत के नियम जो हैं यानी इस्लामिक लॉ जो हैं वो उनके विषय अलग हैं और सत्ता शासन प्रशासन के विषय अलग हैं, इसलिए इन दोनों को अलग रखा जाए। इसलिए इसने उलिमाओं को यानी धर्म गुरुओं को इंपॉर्टेंस नहीं दिया। तो ये इसके राजत्व के सिद्धांत में था, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं। साम्राज्यवाद, इंपेरियलिज्म का मतलब इसका मानना था कि जब तक आपकी सत्ता का विस्तार होते रहते यानी कि आप लगातार क्षेत्रों को जीतते रहते हैं, अपना विस्तार करते रहते हैं, तभी तक आपका शासन जो है बरकरार रहेगा। जिस दिन से आप के अंदर से ये साम्राज्यवाद की जो नीति है खत्म हो जाएगी, आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। उसके अलावा देखिए यहां योग्यता क्या है कि देखिए आपको यहां जो मुस्लिम थे उस समय वो दो पार्ट में बटे हुए थे, एक नॉन तुर्क्स थे, एक तुर्क्स थे। ठीक है, नॉन तुर्क्स में भी हिंदुस्तानी मुसलमान भी थे और कुछ अफगानी तुर्क मूल के भी, अफगानी और तुर्क मूल के भी मुसलमान थे। लेकिन जो इलबरी तुर्क्स थे, आप देखिए इसके पहले जो गुलाम वंश चल रहा था बलबन तक, ठीक है, कैकुबाद तक, वो सब इलबरी तुर्क थे, अपने आप को प्योर मानते थे। तो जब बलबन शासन कर रहा था गुलाम वंश के दौरान, तो वो सिर्फ तुर्कों को ही इंपॉर्टेंस देता था और तुर्कों को ही नहीं, जो बहुत ज्यादा उच्च कुल में पैदा हुआ है, नीच कुल के लोगों से वो घृणा करता था। ठीक है, वो सिर्फ उच्च कुल के लोगों को ही इंपॉर्टेंस देता था, उनका अपॉइंटमेंट्स करता था, उसके ऑफिशियल्स उच्च कुल के ही होते थे और नॉन तुर्क्स नहीं होते थे। ठीक है ना।
उनको इंपॉर्टेंस है, लेकिन यहां पर उसने जातीय श्रेष्ठता को खत्म कर दिया। यानी योग्यता का मतलब, यानी कि यहां पे जातीय श्रेष्ठता को इंपॉर्टेंस नहीं देगा। योग्यता का मतलब जातीय श्रेष्ठता को इंपॉर्टेंस ये नहीं देगा, ठीक है ना। योग्यता का मतलब जातीय श्रेष्ठता को इंपॉर्टेंस नहीं देगा। बलबन की तरह ये योग्य लोगों को, चाहे वो इलबरी तुर्क हो या नॉन तुर्क से भी हो, हिंदुस्तानी मुसलमान हो या जो अफगान तुर्क मूल के मुसलमान हो, उनको भी ये, अगर वो योग्य है, कॉम्पिटेंट है, तो उनको अपॉइंट ये करता था, ठीक है। तो ये योग्यता पर बल दे रहा है, लेकिन बलबन जो था वो जातीय श्रेष्ठता पर। यहां जातीय श्रेष्ठता पर बल नहीं है, यहां योग्यता पर बल है। देखिए ये योग्यता और जातीय श्रेष्ठता पर बल नहीं है, ठीक है। आप इसको ऐसे कर लीजिए, नहीं तो योग्यता है लेकिन जातीय श्रेष्ठता पर बल नहीं है, ठीक है भाई। बलबन के समय जातीय श्रेष्ठता पर बल था। और धन, देखिए धन बहुत जरूरी है राजत्व के सिद्धांत में। इसके धन का भी, पैसे का भी, मनी का भी इंपॉर्टेंस आप देखिए। धन के बलबूते पे ही जब इसने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी, जो कि फाउंडर भी था खिलजी वंश का, उसकी हत्या करता है, तो इसके मन में आता है कि भाई लोगों के मन में और जो ऑफिशियल्स हैं उसके मन में एक निगेटिविटी आ गई है इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि इसने उसकी हत्या की जो इसका खुद का अंकल था और पाल पोसकर बड़े प्यार से इसको रखा था, ठीक है, और इसकी शादी भी कर दी थी अपनी बेटी से। तो नेचुरली लोगों के मन में कुछ गुस्सा था, नफरत था। तो जो इसने क्या किया था कि धन का खूब इस्तेमाल किया था लोगों को अपने फेवर में लेने के लिए, ऑफिशियल्स को अपने फेवर में लेने के लिए, और उसी के बल पे ये सत्ता पे आया था। तो इसलिए इसने धन को भी इंपॉर्टेंस माना, धन को भी काफी इंपॉर्टेंस दिया था। तो ये सब निरंकुशता, सत्ता जो है ना ही ईश्वर की कृपा से, ना जनता की इच्छा से, ना ही उलिमाओं के सहयोग से, किसी से नहीं मिलता। ताकत, शक्ति, पावर से मिलता है। किंगशिप नोज नो किंगशिप, यानी कि सुल्तान का कोई सगा संबंधी नहीं होता, सुल्तान की इच्छा ही लॉ है। और यही बात ये दोनों करते थे, लुई 14 फ्रांस का और फ्रेडरिक महान प्रसिया जर्मन स्टेट है। तो इसलिए इसकी तुलना इन दोनों से की जाती है। ये सवाल तो कई बार आ चुका है कि अलाउद्दीन खिलजी की तुलना किस शासक से की जाती है, तो लुई 14, ठीक है। धर्म और राजनीति को इसने अलग रखा। साम्राज्यवाद, जितने दिन विस्तार करते रहिएगा आपकी सत्ता कायम रहेगी, जिस दिन विस्तार बंद उस दिन से आपका डाउनफॉल शुरू। योग्यता, जातीय श्रेष्ठता से कोई मतलब नहीं है, अगर कोई योग्य है तो उसका अपॉइंटमेंट होगा। और धन, तो ये इसके राजत्व का सिद्धांत था, इसको हमने देख लिया था, ठीक है। अब हम आते हैं विद्रोहों पर। देखिए आज का जो टॉपिक है रिवोल्ट्स, अलाउद्दीन के समय रिवोल्ट्स यानी कि विद्रोह। देखिए एक तो हम इसके शासनकाल के विद्रोह की बात कर रहे हैं, लेकिन जब आप इसके अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोहों के दमन की बात करेंगे तो आप दो तरह से करेंगे। कहीं लिखने के लिए अगर आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक तो अलाउद्दीन खिलजी, वो मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, या मैं लिख देता हूं। देखिए एक तो इसका जो विद्रोह है बिफोर या इन द टाइम ऑफ जलालुद्दीन खिलजी, एक तो इन द पीरियड ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, JFK स्टैंड्स फॉर, जब जो फाउंडर है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी कि इसका चाचा, यानी कि इसका ससुर, ठीक है, जो फाउंडर है, तो उसके समय में, तो उसके समय एक विद्रोह इसने दबाया था, हुआ था मलिक छज्जू का विद्रोह। हाँ, ये रिवोल्ट हुआ था मलिक छज्जू का, ठीक है। ये मलिक छज्जू जो था बलबन का भतीजा था, और ये जलालुद्दीन खिलजी के, फिरोज खिलजी के समय भी ये बना हुआ था। और उस समय इसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने मलिक छज्जू को बनाया था कड़ा मानिकपुर। देखिए यही कड़ा और मानिकपुर, कड़ा कहां है, देखिए गंगा यमुना, यहां पे इलाहाबाद है लगभग। थोड़ा सा आप छोटा मैप है, खाली समझाने के लिए मैंने बना लिया है, जरूरी नहीं था। देखिए उसी तरह से गंगा यमुना, यहीं पे आपको इलाहाबाद के पास पड़ेगा कड़ा मानिकपुर, तो वहीं का ये गवर्नर था। तो ये रिवोल्ट कर देता है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय, तो अलाउद्दीन खिलजी ही जाता है
उस रिवोल्ट को दबाने के लिए, और इस रिवोल्ट को सप्रेस्ड बाई इसका ओरिजिनल नेम था अली गुरशप, ध्यान दीजिएगा, बाई अलाउद्दीन खिलजी या खलजी, कुछ भी लिखिए, अलाउद्दीन खिलजी। और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी को बना दिया जाता है। मलिक छज्जू कहां का गवर्नर था? ये गवर्नर था कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर, कहीं कहीं केवल कड़ा मिलेगा। कड़ा मानिकपुर का ये गवर्नर था, ठीक है, मलिक छज्जू। इसी के विद्रोह को दबाता है, ठीक है। और उसके बाद ये कड़ा मानिकपुर का गवर्नर इसी अलाउद्दीन को बना दिया जाता है। उसके बाद गवर्नर ये हो जाएगा, कौन? अलाउद्दीन खिलजी, ये गवर्नर हो जाएगा। तो ये तो पहले की बात है। तो आप सारे रिवोल्ट को देखिए। उसके बाद देखिए, जब अब इसके पीरियड का रिवोल्ट, इस 1296 के, अब अलाउद्दीन खिलजी के, खिलजी के टाइम पीरियड में, यानी कि इसी टाइम पीरियड में, एक तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के टाइम में और एक इसके पीरियड में। तो देखिए यहां पे क्या होगा, पहला रिवोल्ट होता है यहां पे, अगर देखेंगे पहला न्यू मुस्लिम्स, नए मुसलमान। देखिए सारे रिवोल्ट जो हैं वो शुरुआती 1296 में ये शासक बनता है, सुल्तान बनता है, और शुरू के 4-5 सालों में ही हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 1299 में ये होता है न्यू मुस्लिम्स, नए मुसलमान, ठीक है। और ये कब हुआ था? देखिए गुजरात अभियान के दौरान हुआ था, ठीक है, गुजरात अभियान के दौरान। ये नए मुस्लिम कौन थे, इस बात को समझिएगा। मैंने पहले भी बताया था, जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी यानी कि फाउंडर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी के बारे में मैं बता रहा था, वहां मैंने बताया था कि उस समय कुछ मंगोल जो थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और वो दिल्ली सल्तनत की सेवा में, यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की सेवा में आ गए थे। दिल्ली सल्तनत की सेवा में कुछ मंगोलों ने इस्लाम कबूल किया था, ठीक है। न्यू मुस्लिम कौन थे? ये न्यू मुस्लिम जो थे ये ओरिजिनली मंगोल थे, लेकिन इन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, और इस्लाम कबूल करने के बाद ये दिल्ली सल्तनत की सेवा में आ गए थे, और दिल्ली में एक जगह है आज भी मंगोलपुरी, वहां पे बस गए थे, तो वही न्यू मुस्लिम कहे गए। तो ये इसका रीजन क्या था न्यू मुस्लिम्स का? देखिए पहला जो रिवोल्ट है न्यू मुस्लिम्स का, ये गुजरात अभियान के दौरान। रीजन क्या था? रीजन इस विद्रोह का क्या था? ये रीजन था, ये गुजरात अभियान में लूट के माल के बंटवारे को लेकर, ठीक है ना, लूट के माल के बंटवारे को लेकर था न्यू मुस्लिम्स का, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था और इस रिवोल्ट को दबाया था, ठीक है। और इस रिवोल्ट को, ये रिवोल्ट है सारे, इस रिवोल्ट को किसने दबाया गया? इस रिवोल्ट को सप्रेस्ड बाय लेकर विद्रोह। ये गुजरात का जो अभियान था ये नुसरत खान और उलुग खान के कमांडरशिप में हुआ था। उन्होंने ही इस विद्रोह को दबाया था और बहुत सारे नए मुस्लिम्स को मौत के घाट उतार दिए गए थे, ठीक है ना। तो ये पहला, इसको दबा दिए गए, सारे रिवोल्ट को सप्रेस किया गया, दमन किया गया। तो कैसे हुआ? न्यू मुस्लिम कौन थे बता दिया, गुजरात अभियान के दौरान होता है। 1299 में ये गुजरात अभियान होता है, 1299 एडी में। ये समय जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं तो लिख लीजिए। रीजन क्या था? लूट के माल के बंटवारे को लेकर विद्रोह, ठीक है। इन्होंने अपना हिस्सा जो मांगा था, सेटिस्फाइड नहीं थे जो हिस्सा नए मुसलमानों को मिल रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि दिल्ली सल्तनत की सेवा में थे, तो ये भी सैनिकों में शामिल थे। तो लूट के माल का जब बंटवारा होने लगा, जो बूटी जिसको कहते हैं,
तो उसको लेकर संतुष्ट हो गए और इन्होंने रिवोल्ट किया, लेकिन इस रिवोल्ट को दबा दिया गया। पहला रिवोल्ट ये था। दूसरा देखिए, अब दूसरा रिवोल्ट होता है अकत खान। अकत खान, ठीक है। अकत खान कौन था? तो अकत खान अलाउद्दीन का भतीजा था, इसके भाई का बेटा था। अलाउद्दीन का भतीजा था, ठीक है। अलाउद्दीन का यहां विद्रोह, यहां पे कर दीजिए विद्रोह, थोड़ा सा बंटवारे को लेकर विद्रोह, तो इसका दमन कर दिया गया, सप्रेस्ड। आप लिख लीजिएगा, इस विद्रोह को खत्म कर दिया गया, ठीक है, दबा दिया गया था, ठीक है। और बहुत सारे नए मुसलमान मारे गए थे। अकत खान अलाउद्दीन का भतीजा था, और ये रणथंभौर अभियान के दौरान, रणथंभौर जो राजस्थान में है, ठीक है, यही राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहीं पे रणथंभौर है। तो इस रणथंभौर अभियान के दौरान इसका भतीजा जो है अकत खान अलाउद्दीन का, ठीक है, इसने इस पे हमला किया था। हुआ क्या था कि जब रणथंभौर अभियान पे, रणथंभौर एक्सपीडिशन पे जा रहा था अलाउद्दीन, उस समय वो तिलपत एक जगह है जहां पे वो रुका था शिकार करने के लिए। उसी दौरान अकत खान ने कुछ नए मुसलमानों को भी मिला लिया था और हमला कर दिया था। किस पे? अकत खान पे, सॉरी, अलाउद्दीन पे अकत खान ने हमला कर दिया था। लेकिन अलाउद्दीन के बॉडीगार्ड्स ने उसको बचा लिया था, और ये खबर भी फैला दी गई थी उस समय कि अलाउद्दीन जो है वो मर चुका है। इसलिए अकत खान आता है और वहां शाही महल में घुसने की कोशिश करता है, हरम में घुसने की कोशिश करता है। तब वहां पे जाके अकत खान को पता चलता है कि नहीं, सुल्तान मरा नहीं है। फिर ये भागता है, लेकिन फिर क्या होता है, ये पकड़ा जाता है और इसे डेथ सेंटेंस दे दिया जाता है। तो इस तरह से डेथ सेंटेंस, यानी कि मौत की सजा इसे दे दी जाती है, इसे मार दिया जाता है। तो ये भी अकत खान का तीसरा रिवोल्ट। देखिए, अब तीसरे रिवोल्ट में इसके भांजे हैं, यानी सिस्टर्स सन, अलाउद्दीन के भांजे हैं। भांजे एक है जिसका नाम है अमीर उमर। देखिए, बहुत जगह उमर खान या अमीर खान भी देगा। अमीर उमर, यह है गवर्नर बदायूं का। बदायूं कौन सा जगह है भाई? देखिए, यही जो यहां पे बदायूं पड़ेगा, ये गंगा नदी है, बदायूं यहीं पे पड़ेगा, ठीक है, ये बदायूं पड़ेगा। बस एक बार आप आइडिया लीजिए, ये बदायूं पड़ेगा यहाँ पे लगभग। गवर्नर है बदायूं का, तो इसकी ये है। और दूसरा है, ये रिवोल्ट करेंगे। और दूसरा है कौन? इसका भाई है मंगू खान, ये गवर्नर है अवध का, ठीक है। ये अवध जो है, देखिए, ये वाला क्षेत्र अवध हो गया, ये वाला क्षेत्र ऊपर का अवध हो गया, ठीक है ना। आज का जो लखनऊ, अयोध्या, इस सब के आसपास का क्षेत्र है वो अवध कहलाता है। तो मंगू खान, ये दोनों भांजे थे अलाउद्दीन के, यानी इसकी बहन के बेटे थे। इन लोगों का रिवोल्ट हुआ, और इन लोगों ने भी क्या किया था, जैसे मंगू खान ने अवध में, इन लोगों ने भी दिल्ली की सत्ता कोशिश की थी, हथियाने की साजिश की थी। और मंगू खान और अमीर उमर ने मिलकर, कहीं कहीं अमीर उमर का नाम अमीर खान या उमर खान भी मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों भांजों का रिवोल्ट था। तो इन लोगों ने क्या किया था कि रिक्रूट करना शुरू कर दिया था सैनिकों को, कि रिक्रूट करेंगे और फिर उनको लेके हम हमला करेंगे दिल्ली पर, ठीक है। इन दोनों को रणथंभौर बुलाया गया और इन दोनों को मौत की सजा, मौत। तो एक ये हो गया, 3 रिवोल्ट हो गए। चौथा था किसका भाई? हाजी मौला, ठीक है ना, हाजी मौला। हाजी मौला, थोड़ा और नीचे लिख देता हूं, साफ हो जाएगा ये। 3 हो गए। न्यू मुस्लिम्स, अकत खान, भांजे जो थे इनके, और चौथा है हाजी मौला। हाजी मौला एक ऑफिशियल था,
अलाउद्दीन के अंडर में, ठीक है। और हाजी मौला ये चाहता था क्या, ये हाजी मौला चाहता था दिल्ली का कोतवाल बनना, ठीक है ना। तो दिल्ली का कोतवाल बनना चाहता था ये। तो एक्चुअली इसकी जगह देखिए, एक तो तरमीजी नाम का एक व्यक्ति है, तरमीजी, ये दिल्ली का कोतवाल है। दिल्ली का, ठीक है। और एक है अयाज, ये कोतवाल है सीरी का, दिल्ली के पास ये सीरी फोर्ट, ठीक है, सीरी का। तो देखिए होता क्या है कि तरमीजी की तो हत्या कर देता है, इसकी तो हो जाती है हत्या, देखिए ये हत्या कर देता है। शुरुआती दौर में हाजी मौला क्या चाहता था, हाजी मौला चाहता है कि भाई ये दिल्ली का कोतवाल बन जाए, लेकिन अलाउद्दीन क्या करता है, तरमीजी को, हाँ इसका पूरा नाम बजाइद या इस तरह का कुछ नाम है, बजाइद तरमीजी है कुछ, तो कहीं आपको मिल भी सकता है। हाँ थोड़ा बहुत नाम में आपको अंतर भी दिखेगा तरमीजी, या कहीं कहीं तमरीदी भी मिलेगा, तमरीदी, हाँ तरमीजी, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो इसकी हत्या कर देता है कौन, हाजी मौला, इसकी हत्या कर देता है। और ये जो है अयाज इसकी हत्या का प्रयास करता है, जिसमें असफल हो जाता है। चाहता को क्या है, चाहता है हाजी मौला दिल्ली का कोतवाल बनना, लेकिन अलाउद्दीन तरमीजी को बना देता है दिल्ली का कोतवाल और सीरी का कोतवाल बना देता है अयाज को। तो ये हत्या, देखिए यहाँ पर हत्या लिखा हुआ है, तरमीजी की हत्या करता है और इसका अयाज के हत्या का असफल प्रयास करता है। उसके अलावा ये हाजी मौला क्या करेगा कि एक रजिया जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, उसका कोई वंशज था, ठीक है, अलावी या अलवी, कहीं अलावी लिखा मिलेगा कहीं अलवी लिखा मिलेगा, उसको ये दिल्ली की, जब ये रणथंभोर के कैंपेन पे है, यानी तीनों समय ये बाहर है दिल्ली से, अकद खान का होता है, ये भांजो का इसके होता है, अमीर उमर और मंगू खान का और हाजी मौला का, सारे रिवोल्ट के समय ये बाहर ही है। तो जब ये रणथंभोर के कैंपेन पे है, इस समय भी रणथंभोर के कैंपेन पे है, इस समय भी है और इस समय भी है, तो जब ये बाहर है दिल्ली से अलाउद्दीन खिलजी, तब हाजी मौला दिल्ली के कोतवाल तरमीजी की हत्या कर देता है और अयाज की हत्या का प्रयास करता है। अयाज कोतवाल है सीरी का, ये चाहता क्या था कि कोतवाल बन जाए दिल्ली का, लेकिन अलाउद्दीन ने तरमीजी को बनाया, अयाज को बनाया, तरमीजी को दिल्ली का बना दिया, अयाज को सीरी का बना दिया। इससे यह नाराज चल रहा था, तो इसने अलवी या अलावी को, जो रजिया का, जो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया, उसका कोई वंशज था अलवी या अलावी, उसको दिल्ली की सत्ता दे देता है। और देखिए बहुत बड़ा रिवोल्ट था ये, इन सब में सबसे बड़ा रिवोल्ट इसे माना जाता है, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत को पूरी तरह से हथियाने का प्लान था और एक हफ्ते तक इसने, एक वीक तक पूरे दिल्ली को अपने कब्जे में रखा था। इसने जो शस्त्रागार थे जहां विपन्स रखे जाते हैं, ठीक है, कोषागार, ट्रेजर जो है, हाँ गवर्नमेंट का जो ट्रेजर होता है उसको, हाँ अपने कब्जे में कर लिया था, शस्त्रागार को कर लिया था। जो लाल महल था, रेड पैलेस, जो अलाउद्दीन का पैलेस था, उसको, ये पहले बलबन का पैलेस था, वहीं पे से ये सत्ता चला रहा अलाउद्दीन, तो ये उसको कैप्चर कर लेता है। जो जेल में कुछ, जेल पे को कैप्चर कर लेता है और उसके कुछ जो बंदी गृह हैं, हाँ प्रिजनर हैं, उनको छोड़ देता है वो और अपने फेवर में कर लेता है। तो इस तरह से एक हफ्ते तक ये जो है ये काफी ज्यादा हंगामा करता है, बहुत बड़ा रिवोल्ट था, लेकिन इसको भी क्या किया जाता है, मौत की सजा दी जाती है और इसका भी रिवोल्ट दबा दिया जाता है। ठीक है, अलाउद्दीन का एक बहुत ही विश्वसनीय व्यक्ति है, हमीमुद्दीन नाम है उसका, ठीक है, वो इस रिवोल्ट को दबाता है। तो इस तरह से 4 रिवोल्ट आप देखेंगे, एक तो जो अलाउद्दीन के समय में होते हैं, ठीक है, अलाउद्दीन के समय में जो रिवोल्ट हो रहे हैं, देखिए ये अलाउद्दीन के समय में रिवोल्ट हो रहा है, ये रिवोल्ट इन द टाइम ऑफ, इन द पीरियड ऑफ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। मलिक छज्जू का विद्रोह है पहला, जो अलाउद्दीन जब शासक नहीं है तब की बात है। इस समय शासन कौन कर रहा है, इस समय शासन कर रहा है फाउंडर जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वहां पे मलिक छज्जू गवर्नर है कड़ा मानिकपुर का, ये कड़ा और मानिकपुर इलाहाबाद के पास, ठीक है, ये कड़ा और मानिकपुर
हाँ गवर्नर है, इसको सप्रेस किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और फिर इसको कड़ा और मानिकपुर का गवर्नर बना दिया जाता है। ठीक है, ये तो उस समय की बात है, लेकिन इसके कार्यकाल में मैंने बता दिया। ठीक है, पहला न्यू मुस्लिम्स का, न्यू मुस्लिम कौन थे? ये वो मंगोल हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के समय भारत आए थे, एक लड़ाई के समय जब मंगोलों का अटैक हुआ था। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी के समय, जो फाउंडर है इसके चाचा, उसके समय ठीक है आए थे। उस समय इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, दिल्ली में मंगोलपुरी में ये बस गए और फिर दिल्ली सल्तनत की सेवा में आ गए थे, वही न्यू मुस्लिम से। तो गुजरात अभियान के बाद ये सवाल आ सकता है कि न्यू मुस्लिम्स का रिवोल्ट कब हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है, आया भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात अभियान के दौरान। रीजन क्या था? तो रीजन लूट के, ये आ सकता है यूपीएससी में, तो लूट के माल के बंटवारे को लेकर विद्रोह हुआ था, इसको दबा दिया जाता है। उसके बाद दूसरा अकद खान का, अलाउद्दीन का भतीजा, इसको भी दबा दिया जाता है। उसके बाद इनके भांजों का होता है अमीर उमर मंगू खान, जो एक गवर्नर है, बदायूं का एक गवर्नर है अवध का, इनको भी दबाया जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ा विद्रोह हाजी मौला का, जो कि एक ऑफिशियल है और चाहता था दिल्ली का कोतवाल बनना, लेकिन अलाउद्दीन तरमीजी को दिल्ली का कोतवाल बनाता है, सीरी को और सीरी का कोतवाल बनाता है अयाज को। हाजी मौला तरमीजी की हत्या कर देता है, ठीक है, और अयाज की हत्या का प्रयास करता है। और ज्यादातर जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का शस्त्रागार, ठीक है, शाही महल यानी कि लाल महल, उसके बाद आपको उसके खजाने पे, ठीक है, कब्जा कर लेता है, जेल पे, ठीक है, तो कैदगृह पे, ठीक है, बंदी गृह पे बंदियों को छोड़ देता है, उन्हें अपने फेवर में ले लेता है। और रजिया के एक वंशज अलवी या अलावी नाम मिलेगा आपको, कहीं अलवी मिलेगा कहीं अलावी मिलेगा, उसको दिल्ली की सत्ता पर बैठा देता है और एक हफ्ते तक पूरा दिल्ली पे कब्जा किया जाता है। तो इसको भी सप्रेस किया जाता है और इसको भी मौत की सजा दी जाती है। अब जब ये विद्रोह होता है तो इन विद्रोहों को दबाने के लिए ही वो क्या करेगा? गुशप्सा नीति का प्रयोग करेगा। गुशप्सा नीति कोई अलाउद्दीन द्वारा दिया गया नाम नहीं है, मेरा एक ट्रिक है जिससे कि आपको याद रहेगा कि इस नीति के तहत उसने किस तरह से काम किया और रिवोल्ट को मतलब रिवोल्ट को खत्म करने के लिए कि रिवोल्ट फ्यूचर में ना हो, विद्रोह ना हो, तो इस नीति का प्रयोग किया। तो इसने क्या क्या नोटिस किया कि रिवोल्ट के कारण क्या क्या थे, उन कारणों को देखेंगे और फिर उसने ऑर्डिनेंसेस कुछ जारी किया, अध्यादेश लाए इन रिवोल्टों से निजात पाने के लिए। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और उसको देखेंगे। पहले आप लीजिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं कि रीजन क्या थे जो अलाउद्दीन ने असेस किया था, मूल्यांकन किया था कि क्या रीजन थे, क्या कारण थे इन विद्रोहों के, और उन विद्रोहों के से निजात के लिए उसने गुशप्सा नीति है, जो मैंने एक ट्रिक दिया है, गुशप्सा नीति क्या था उसके बारे में बात करते हैं। चलिए अब हम देखेंगे कि अलाउद्दीन ने जो रिवोल्ट हुए, इसके समय जो विद्रोह हुए, तो उसने असेस किया कि भाई क्या कारण है कि ये रिवोल्ट हो रहे हैं, और उसके लिए उसने ऑर्डिनेंसेस यानी अध्यादेश वो लेकर आया कि क्या करना चाहिए, जिससे फ्यूचर में, भविष्य में इस तरह के विद्रोह ना हो। तो जो ऑर्डिनेंस लेके आएगा, तो ये जो ऑर्डिनेंस लाएगा और जिस तरह से वो विद्रोहों से निजात पाने की कोशिश करेगा, उसी को मैंने नाम दिया है गुशप्सा नीति। ठीक है, अब ये गुशप्सा नीति क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा। गुशप्सा आप याद रखिएगा। देखिए गुशप्सा नीति, आपको गुशप्सा पे ध्यान देना है। ये अभी मैं बताऊंगा। गुशप्सा का मतलब गु से गुप्तचर यानी कि स्पाई सिस्टम, श से शराबबंदी, ठीक है, शराबबंदी कर दिया उसने, ठीक है, वाइन पे रोक लगा दिया। अभी रीजन क्या था बताऊंगा मैं। प से पैसा, धन, ठीक है, और शा से शादी ब्याह समारोह, ठीक है, ये सब चीजें। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, इसी नीति का सब पे इसने रोक लगाया। गुप्तचर व्यवस्था को ठीक किया, शराबबंदी की, पैसा यानी धन पे, जिनके पास धन बहुत ज्यादा था, जो अमीर वर्ग था, जो रिच लोग थे सोसाइटी के, ठीक है, उन पे उसने कंट्रोल किया।
और शादी विवाह पे भी रोक लगाया। तो ये मैं अभी बताऊंगा, इसी को गुशप्सा नीति मैंने नाम दिया है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें, देखिए इसने क्या किया, इसने देखा सबसे पहले गुप्तचर कि गुप्तचर व्यवस्था यानी कि स्पाई सिस्टम, गुप्तचर का मतलब स्पाई सिस्टम। हाँ, उस समय गुप्तचरों को बरीद कहा जाता था, मुनीस या मुनिया कहा जाता था, ठीक है। तो स्पाई सिस्टम उसको लगता था कि जो भी सल्तनत में जो अच्छी बुरी एक्टिविटीज चल रही हैं उसका जो इंफॉर्मेशन है सुल्तान के पास नहीं पहुंच रहा है, और इसी का फायदा उठा रहे हैं ये जो विद्रोही हैं। तो इसलिए उसने इसको स्ट्रॉन्ग किया, अपनी गुप्तचर व्यवस्था को इसने ठीक किया, ठीक है ना, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया, ठीक है, इसको ठीक किया गुप्तचर व्यवस्था को, ठीक है। और जगह जगह बरीदों की, बरीद और आप कह सकते हैं मुनीश, मुनिया या मुनीस कहा जाता था, कहीं कहीं मुनिया या मुनीश, ये जो है गुप्तचर है, यही स्पाई है। तो इनकी नियुक्तियां हो गई, इनकी नियुक्तियां कर दी जाती हैं। अपॉइंटमेंट इनका किया जाता है, कहां कहां, गांवों में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, अलग अलग प्रोविंसेस में इनकी नियुक्तियां की जाती है, ताकि जो भी एक्टिविटीज चल रही है उसका इंफॉर्मेशन अलाउद्दीन खिलजी के पास यानी सुल्तान के पास पहुंचती रहे रेगुलर, और इससे वो ऐसा जब भी लगे कि कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन इनकी तरफ से आ रहा है और उससे ये लगे कि हाँ भाई विद्रोह हो सकता है, तो ये कंट्रोल कर सके। तो सबसे पहले इसने स्पाई सिस्टम को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, ठीक है, और ठीक किया, बेहतर किया पहले से। उसके बाद देखिए बरीदे ममालिक कहा जाता था जो स्पाई डिपार्टमेंट का, उसकी शुरुआत की थी बलबन ने, ठीक है, बरीदे ममालिक, बरीद कहा जाता था जासूसों को, स्पाई को, गुप्तचरों को। गुप्तचर विभाग हो गया, शराब, शराब बंदी की इसने, दूसरे अध्यादेश, ये अध्यादेश कोई इसमें नहीं है, अगर देखा जाए तो सबसे पहले उसने ये धन, और सबसे पहले 1 नंबर पे ये किया था, 2 नंबर पे इसने ये किया था गुप्तचर, 3 नंबर पे शराबबंदी, और चौथे नंबर पे शादी ब्याह, चौथे नंबर पे शादी विवाह समारोहों पे रोक लगाए। तो आप ऐसे याद रखिएगा, वैसे ये मैंने ट्रिक बनाने के लिए कर दिया है। तो शराबबंदी, शराबबंदी का मतलब शराब, लीकर कह सकते हैं अंग्रेजी में, वाइन कह सकते हैं, ठीक है। शराबबंदी या वाइन जो है, ड्रिंक वाइन, इन सब पे रोक लगा दिया था। ये ड्रिंक वाइन पे रोक, शराबबंदी तो यहाँ हिंदी में मैंने लिख ही दिया, ठीक है। तो अब हुआ क्या था, इसको ऐसा लगता था कि लोग जब इकट्ठे होते हैं और साथ में बैठ के शराब पीते हैं, उस समय क्या होता है कि उनके बीच फेलोशिप बढ़ता है, आपस में इंटरेक्शन बढ़ता है, और वो षड्यंत्र भी करते हैं। और इससे क्या होता है कि पुख्ता होता है, आपस में दोस्ती बढ़ेगी, तो उनमें एक आपस में मित्रता बढ़ेगी, तो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और उसका रीजन, साथ में बैठने का एक रीजन शराब भी है, वाइन भी है, इसलिए वाइन पे रोक, शराबबंदी पे रोक, सॉरी वाइन पे रोक और शराब पे रोक, यानी कि शराबबंदी, शराब पे रोक का मतलब शराबबंदी। खुद भी उसने शराब पीना, वाइन का सेवन करना बंद कर दिया। तो ये हो गया दूसरा अध्यादेश, शराबबंदी को लेकर आया। तीसरा, प से पैसा, धन, पैसा या धन। देखिए होता क्या था, इसको ये लगता था कि लोगों के पास, जिन लोगों के पास, जो बहुत अमीर वर्ग है, जिनके पास एक्सेस मनी है, यानी इसको धन का मतलब एक्सेस मनी, जो रिच पीपल है समाज के, खासकर वे लोग जिनके पास कैसे धन आ गया, एक्सेस मनी, जिनको देखिए, एक तो कुछ लोगों को फ्री ग्रांट्स, किसका, लैंड का था,
और फ्री ग्रांट्स में इसमें आपको लैंड का था, किसी के पास क्या है कि आपको फ्री ग्रांट्स वैसे उपहार में दे दिया गया, किसी को दे दिया गया वक्फ की जमीन है, यानी कि रिलीजियस पर्पस से वक्फ की जमीन है, वक्फ की जमीन है, ठीक है, ये सब लैंड है। इससे इन लोगों के पास क्या है, बहुत पैसा हो गया है, एक्सेस मनी है। तो एक्सेस मनी है तो ये क्या कर रहे हैं भाई, जब एक्सेस मनी, और ये सब जो होता था वक्फ की जमीन, वक्फ क्या होता है, धार्मिक उद्देश्यों के लिए जब दान दिया जाता था। फ्री ग्रांट्स ऑफ इनाम की भी जमीन होती थी, इनाम का भी लैंड होता था, जो इनाम मतलब डोनेशन में दिया जाता था। तो ये सब टैक्स फ्री होते थे, ये सब जो लैंड जो है ना, ये सब टैक्स फ्री होते थे, टैक्स फ्री होते थे, टैक्स फ्री है। तो इनके पास क्या हुआ, इनके पास ये काम नहीं कर रहा है, उसको ऐसा लगता था कि ये लोग जो है इनके पास फजूल का इतना प्रॉपर्टी है, जमीन है, ठीक है, इस जमीन, ये जो जमीन है ये टैक्स फ्री है, चाहे वक्फ की जमीन दी गई है, रिलीजियस पर्पस से दान कर दिया गया, किसी वैसे इनाम में दे दिया गया किसी को, किसी और वजह से फ्री ग्रांट्स दिया गया लैंड का, तो ये सब जो लैंड है इस पर टैक्स नहीं लगता था, ठीक है ना। तो इनको लगता था कि टैक्स नहीं लगता था तो ये लोग काम भी नहीं कर रहे हैं, मस्ती में है, मजे में है, काम नहीं करना है, ऑलरेडी इनके पास लैंड है। तो ये क्या करते थे, इनका खाली, जब काम कोई नहीं कर रहा है तो इसका पर्पस ये था कि जब कोई काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा, खाली दिमाग होगा, खाली दिमाग होगा, उसके पास काम नहीं है, आजीविका चलाने वाली व्यस्तता उसके पास है नहीं, तो खाली दिमाग होगा तो वो षड्यंत्र करेगा, ये सब लोग षड्यंत्र करेंगे, कॉन्स्पिरेसी करेंगे, क्योंकि दूसरा कोई काम नहीं, ठीक है। अगर इनका जमीन ये सब छीन लिया जाए, ठीक है ना, ये सब छीन लिया जाए तो फिर ये अपनी आजीविका चलाने के लिए व्यस्त हो जाएंगे, इनकी व्यस्तता बढ़ जाएगी, ये बिजी हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि इन सब को, इसको क्या किया गया, इसको, ये जो है ना, इसको छीन लिया गया, छीन लिया गया, और जहां जरूरी हुई वहां, अगर किसी के पास है भी जमीन या कुछ और चीजें हैं तो उनसे जम के टैक्स लिया जाने लगा कि भाई टैक्स लाओ। पहले तो टैक्स नहीं लगता था, एक तो किया गया, छीन लिया गया, किसी वजह से किसी के पास है भी तो उस पर जम के टैक्स लगाया गया, और टैक्स इसलिए लगाया गया ताकि वो काम करे, वो व्यस्त रहे, उसका दिमाग खाली ना रहे, शैतानी और फिजूल बातें उसके दिमाग में ना आए, तो छीन लिया गया और इससे उनकी व्यस्तता बढ़ा दी गई ताकि वो षड्यंत्रों में उनका दिमाग ना लगे। अब आखिरी देखिए, आखिरी क्या था, देखिए होता क्या था कि बड़े लोग हैं, ठीक है, शक्ति, समाज के जो शक्तिशाली लोग हैं, ठीक है, समाज के जो शक्तिशाली लोग हैं, शादी, शादी का मतलब सास से शादी, शादी पर रोक, ठीक है, और शादी और गैदरिंग, शादी पर रोक लगा दिया गया, गैदरिंग पर रोक लगा दिया, किसके लिए था, गैदरिंग, इकट्ठा होना, सोशल गैदरिंग, सोशल गैदरिंग आप कह सकते हैं, सोशल। अब देखिए ये क्या था, यहां पे क्या था कि दो शक्तिशाली वर्ग अगर है तो आप समझिएगा, यहां पे अगर दो शक्तिशाली वर्ग है, इसके जो समाज के जो अमीर लोग हैं, जो स्ट्रांग लोग हैं, बड़े बड़े ऑफिसियल्स हैं, ऊंचे ओहदे पे लोग हैं, ठीक है, वो जब आपस में घुलते मिलते हैं और उनके बीच जब घुलते मिलते भी हैं तो उससे भी उनके बीच संबंध जो होते हैं प्रगाढ़ होते हैं, साथ ही ये इनके बीच अगर शादी विवाह हो जाता है तो वो रिश्ते और प्रगाढ़ हो जाएंगे, रिलेशन बन जाएगा। अब मान लीजिए कि ये चार लोग, चार, 1 2 3 4, ये चार लोग हैं और इनमें आपसी रिश्ता बन जाता है, एक तो मित्रता वाली भी बन गई, दूसरी हो गई कि अगर कोई शादी विवाह हो गया इनमें से तो ये सभी रिलेटिव हो गए, ये सभी आपस में रिलेटिव हो गए, और जब रिलेटिव हो जाएंगे और किसी एक के खिलाफ, मान लीजिए 2 के खिलाफ सुल्तान कोई एक्शन लेता है तो फिर ये जो है ना, 2 के खिलाफ सुल्तान कोई पनिशमेंट घोषित करता है या कोई एक्शन लेता है तो ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, 1 4 और 3, और तीनों इकट्ठे होके इसके साथ मिलेंगे क्योंकि ये रिश्तेदार है और फिर विद्रोह करेंगे, ठीक है ना। तो इसने क्या किया कि बड़े लोगों के गैदरिंग पर रोक, बड़े और शक्तिशाली
बड़े और शक्तिशाली सामंत हैं, ऊंचे ओहदे पे लोग हैं, समाज के जो शक्तिशाली लोग हैं, उनके बीच शादी नहीं होगा। ये उसने रोक लगा दिया। अगर ये शादी होती भी है तो इस शादी के लिए परमिशन लेना पड़ेगा सुल्तान से। परमिशन किसका हो चाहिए? सुल्तान का। ठीक है, तो ये समझिएगा, बड़े और शक्तिशाली लोगों के सोशल गैदरिंग पे, उनकी गोष्ठियों पे, उनके एक साथ समारोहों में शामिल होने पे, समारोह में तो यहां भी शामिल होने पे मतलब शराबबंदी से क्या है, समारोह में शराबबंदी, एक साथ लोग नहीं बैठेंगे, शराब नहीं पिएंगे, उत्सवों में एक साथ बैठ के शराब नहीं पिएंगे, ये सब यहां भी था, यहां भी है। बड़े और शक्तिशाली जो लोग हैं वो पावरफुल लोग हैं, एक साथ नहीं बैठेंगे, यानी उनकी सोशल गैदरिंग नहीं होगी। हाँ, और उनके बीच शादी वाला मैरिजेज भी नहीं होगा। मैरिज अगर होता है तो सुल्तान परमिशन देगा तभी होगा। कारण क्या था मैंने ये बता दिया। अगर 4 लोग हैं और 4 बड़े लोग हैं, एक साथ बैठते हैं तो उनमें आपसी मित्रता बढ़ती है, उनके रिश्ते मजबूत होते हैं। और अगर शादी उनके बीच शादी वाला रिश्ता कायम हो जाए तो उनके रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। तो अगर 4 लोगों के बीच में 1 2 3 4 लोगों के बीच में वैवाहिक रिलेशन कायम हो गया, मान लीजिए 3 रिश्तेदार हैं और इसके यहां शादी इन्होंने कर ली, अब सब रिश्तेदार हो गए, किसी एक के खिलाफ, 2 के खिलाफ, 4 के खिलाफ, 3 के खिलाफ, 1 के खिलाफ सुल्तान ने कोई एक्शन लिया तो बाकी तीनों मिल जाएंगे। हाँ, और जिसके खिलाफ एक्शन हो रहा है सही उसका समर्थन करेंगे और इस तरह से एक विद्रोही गुट तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से सुल्तान ने सोशल गैदरिंग पे भी रोक लगाया। सोशल गैदरिंग देखिए, यहां पर सोशल गैदरिंग नहीं होगा, क्रॉस मार दिया, शादी नहीं होगी बड़े और शक्तिशाली लोगों का। ठीक है ना, बड़े और शक्तिशाली लोगों के बीच शादी नहीं होगी, सोशल गैदरिंग नहीं होगी। अगर शादी होती है तो परमिशन लेना पड़ेगा सुल्तान का। तो इस तरह से ये गुशप्सा नीति हुआ। देखिए, गुप्तचर, शराबबंदी, पैसा और शादी, साथ ही गैदरिंग, गुशप्सा नीति। गुप्तचर, शराबबंदी, प से पैसा, आधा प से पैसा और शा से शादी विवाह पे रोक। तो गुशप्सा नीति यही जो था, इसी को हमने कहा था। हाँ, देखिए यहां से गुस गु, यहां पे श, यहां पे आधा प और यहां पे श, गुशप्सा नीति। देखिए, तो इसी को गुशप्सा नीति करके आप याद रखिए, ये गुशप्सा, गुशप्सा। ठीक है, गुशप और शा। गुशप्सा नीति। तो गुशप्सा नीति आप समझ गए, इससे आपको याद रहेगा कि उसने जो ऑर्डिनेंसेस लाता है, अध्यादेश लाता है, वो किस तरह का लाता है, वो कौन सी नीति है, गुशप्सा नीति है। गुशप्सा गुप्तचर विभाग को ठीक करेगा, श से शराबबंदी करेगा, प से जिनके पास पैसा, धन, जमीन है फ्री का, जिसपे टैक्स फ्री लैंड है, जिनके पास किसी तरह की जमीन हो, चाहे वो इनाम में मिला हो, चाहे वो वक्फ की जमीन हो, रिलीजियस पर्पस के लिए डोनेट किया गया हो जमीन, चाहे किसी और वजह से फ्री ग्रांट्स हुआ हो लैंड का, जो टैक्स फ्री है, सबको छीन लिया गया। क्योंकि इनके पास एक्सेस मनी है तो इनके पास काम नहीं है, टैक्स फ्री है, ये आराम से बैठे हुए हैं और खा पी रहे हैं, खाली दिमाग है और विद्रोहों में इनका दिमाग निगेटिव कामों में जा रहा है राज्य के प्रति। तो इसलिए पैसा, धन भी था। और शाह का मतलब शादी विवाह पर रोक और सोशल गैदरिंग पर रोक। शादी विवाह और सोशल गैदरिंग किसका, समाज के बड़े और शक्तिशाली लोगों का, ध्यान दीजिएगा, समाज के बड़े और शक्तिशाली लोगों का, बड़े और शक्तिशाली लोगों का शादी। अगर शादी होती भी है तो परमिशन, क्योंकि शादी के साथ रिश्ते बनते हैं, प्रगाढ़ता बढ़ती है, रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, इसलिए उन रिश्तों में से किसी एक पे अगर कोई एक्शन लिया जाता है तो बाकी सारे जो रिश्तेदार हैं या मित्र हैं वो एक साथ हो जाएंगे और विद्रोह की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये आप रख सकते हैं, गुप्तचर। ठीक है, शराबबंदी या वाइन नहीं पीना, सुल्तान ने भी बंद कर दिया था। पैसा, धन और ये शादी, सोशल गैदरिंग पर रोक। तो ये इसकी गुशप्सा नीति थी। ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं यहां पे
बड़ा सा गु शप्सा, इससे आपको याद रहेगा। ये गुशप्सा नीति जो है ये सुल्तान को निजात दिलाएगी फ्यूचर में, किससे? विद्रोहों से। ठीक है, ये गुशप्सा नीति विद्रोहों से निजात दिलाएगी, विद्रोह नहीं होंगे इस गुशप्सा नीति, इसी वजह से ये लेके आता है गुशप्सा नीति। तो गुशप्सा नीति को इसने नाम नहीं दिया है, मैंने एक ट्रिक बनाया है गुशप्सा, तो आप याद रखिएगा। अब आप ले सकते हैं, अगर आपको कुछ इससे देखिए इन सब चीजों से बनेगा, अगर ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव, और अगर विद्रोहों पर कुछ लिखने के लिए आ जाए, किसी तरह का सवाल बन जाए विद्रोहों पर, तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से ऑर्डिनेंसेस जारी किए, ऑर्डिनेंसेस जारी करने के रीजन क्या क्या थे, रीजन भी मैंने साथ साथ बता दिया और साथ साथ सॉल्यूशन भी बता दिया। आप लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, अब अलाउद्दीन खिलजी पे अभी 2-3 और वीडियो होने हैं, मंगोल पॉलिसी पे होना है, हाँ, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पे होना है। ठीक है, उसके अलावा आपको मार्केट पॉलिसी जो उसका है, मूल्य नियंत्रण, ठीक है ना, प्राइस कंट्रोल जो था उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीजों को आगे के वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, जय हिंद।